हैदराबाद। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। प्रवासी कश्मीरी पंडितों ने राज्य सरकार के 2340 करोड़ रुपए के फंड जांच आदेश को खारिज कर दिया। प्रवासी कश्मीरी पंडितों ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा 2340 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में एक राहत घोटाले को खारिज कर दिया, जिसमें प्रवासी पंडित समुदाय के लिए राहत राशि शामिल थी। सोमवार को एक बयान में पंडित समुदाय के सुलह, वापसी और पुनर्वास के अध्यक्ष सतीश महालदार ने कहा, हम 2340 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा गठित जांच समिति को अस्वीकार करते हैं। हमने घोटाले को प्रकाश में लाया था 17 मई को दस्तावेजी साक्ष्य के साथ यह साबित करने के लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों के लिए किए गए हिस्से से सरकारी खजाने से मासिक मौद्रिक लाभ मिल रहा था। हमने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा जांच की मांग की थी। इसके बजाय सरकार ने एक समिति बनाई है जिसमें सदस्यों को शामिल किया गया है जो कार्यकर्ताओं के नामांकन की प्रक्रिया में शामिल थे और उन्हें राहत नहीं दी गई थी। उन्हें ऐसा लगता है कि घोटाले को कवर करने के लिए समिति का गठन किया गया है। हम एक स्वतंत्र जांच की अपनी मांग को दोहराते हैं क्योंकि इसमें शामिल राशि बहुत बड़ी है और लोगों को यह जानने का अधिकार है कि राशि कहाँ गई है। नोएडा में 4 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करते हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 4 और पुलिसकर्मियों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। 23 को संक्रमण के साथ पुलिसकर्मियों की संख्या का पता लगाते हुए अधिकारियों ने सोमवार को कहा। वे नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन के साथ संलग्न हैं और सकारात्मक पाए गए। रविवार को उपन्यास कोरोना वायरस अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एडीसीपी अंकुर अग्रवाल ने कहा, अब तक 23 पुलिसकर्मियों में से 17 कोविड-19 से बरामद हुए हैं। अग्रवाल ने कहा, जो संक्रमण के लिए पुलिस नोडल अधिकारी भी हैं। गौतम बुद्ध एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटे नगर सबसे खराब जिलों में से एक है और रविवार तक 12 मौतों सहित 935 सकारात्मक मामले दर्ज किए गए हैं। पाकिस्तान में भारत के हिस्से का पानी रोकने के लिए काम कर रहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अखंड भारत में 3 में से 3 नदियों का भारत का पानी पाकिस्तान में बह रहा है। केंद्र सरकार इस बहिर्वाह को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को यह पानी मिलेगा। महाराष्ट्र के नागपुर से गुजरात भाजपा की आभासी जनसंवेद रैली को उन्होंने यह भी कहा कि भारत शांति और अहिंसा में विश्वास रखता है और विस्तारवादी बनकर मजबूत नहीं होना चाहता। अखंड भारत में नदियां भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर गुजरती हैं। विभाजन के अनुसार 3 नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए आरक्षित था, जबकि अन्य 3 नदियों के पानी का उपयोग भारत को करना था। हमारे हिस्से का पानी भी पाकिस्तान में बह रहा था, गडकरी ने कहा। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पहले इस मुद्दे पर एक साथ नहीं आ रहे थे। ग्यारह 11,502 अधिक कोविड-19 मामले। भारत में पिछले 24 घंटों में 325 मौतें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत ने सोमवार को लगातार तीसरे दिन 11,000 से अधिक उपन्यास कोरोना वायरस के मामलों की छलांग लगाई, जिससे कुल संक्रमणों की संख्या 3.32 लाख हो गई, जबकि टोल बढ़कर 9,520 हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 1,53,106 कोरोना वायरस रोगी के सक्रिय मामले, जबकि 1,69,797 लोग ठीक हो चुके हैं और एक मरीज पलायन कर गया है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सुबह अद्यतन किया गया। इसके अलावा अब तक 51.07% मरीज ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 11,502 नए संक्रमणों के साथ पुष्टि किए गए मामलों की संख्या बढ़कर 3,32,424 हो गई है, जिनमें 56 दिल्ली के थे, 38 तमिलनाडु के थे और गुजरात में 29, उत्तर प्रदेश में 14 और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 12 और राजस्थान और हरियाणा में 10 लोगों की मौत हुई थी। कर्नाटक से कुल कोविड-19 मौतें हुई। इसके बाद जम्मू और कश्मीर में 4, 3 तेलंगाना और पुडुचेरी में प्रत्येक और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में 2-2 व्यक्ति। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में 1-1 व्यक्ति संक्रमण का शिकार हुआ है। ये अमेरिका, ब्राज़ील और रूस के बाद महामारी से प्रभावित चौथा सबसे बड़ा देश है।
पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के साथ काम करने वाले 2 भारतीय अधिकारी लापता हो गए। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 कनिष्ठ अधिकारी सोमवार सुबह लापता हो गए। सूत्रों ने कहा कि 2 कर्मचारी आधिकारिक ड्यूटी के लिए एक वाहन में उच्चायोग से बाहर गए, लेकिन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे 2 से अधिक के लिए गायब हैं। सूत्रों ने कहा कि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक शब्द नहीं आया है। भारतीय दूतावास ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया है। यह घटना भारत के 2 उच्चायोग के अधिकारियों को जासूसी के आरोपों के कारण निष्कासित किए जाने के दिनों की है। 31 मई 2 पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों को कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जासूसी में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था और 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा गया था। सरकार ने इन अधिकारियों को सदस्य के रूप में असंगत गतिविधियों में लिप्त होने के लिए इन दोनों अधिकारियों को गैर गृह घोषित किया है। एक राजनयिक मिशन और उन्हें 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा, विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है। लैब रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना परिवारों को कोविड-19 संदिग्धों के शव सौंपे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अधिकारियों को दिल्ली में संदिग्ध कोविड-19 मामलों के शवों को संक्रमण की पुष्टि के इंतजार के बिना रिश्तेदारों को सौंपने का आदेश दिया, लेकिन नश्वर अवशेषों को एहतियात के साथ और सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार इलाज किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय प्रवक्ता ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए समर्पित स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए एम्स और केंद्र और दिल्ली सरकारों के डॉक्टरों के साथ प्रत्येक में 4 डॉक्टरों की 3 टीमों का गठन किया गया है। @HMO इंडिया के आदेशों के अनुपालन में अमित शाह @MOHFW इंडिया ने निर्देश दिया कि संदिग्ध कोविड-19 मामलों के शवों को लैब की पुष्टि के इंतजार किए बिना तुरंत रिश्तेदारों को सौंप दिया जाए। स्वास्थ्य मिनिस्ट्री के दिशा निर्देशों के अनुसार एहतियात के साथ शवों का निपटान किया जाए। दिल्ली के एम्स अस्पताल ने OPD नियुक्ताएं लेने और बात करने के लिए अंग्रेजी और हिंदी कॉल करने वालों के लिए कोविड-19 हेल्पलाइन स्थापित की है, स्वयंसेवकों के लिए, जबकि डॉक्टर सलाहकारों से बात कर सकते हैं। बिहार में सीतामढ़ी के पास भारत नेपाल की हत्या को अंजाम देता है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत ने नेपाल के सीमावर्ती बिहार के सीतामढ़ी जिले में शुक्रवार को नेपाली सीमा रक्षकों द्वारा एक भारतीय की हत्या कर दी। नेपाली गार्ड ने 22 वर्षीय भारतीय व्यक्ति की हत्या कर घायल कर दिया और घायल करने के बाद भारतीय अधिकारियों के अनुसार 2 अन्य लोगों ने एक विवाद का सामना किया। सूत्रों ने कहा कि भारत ने इस मामले को नेपाली पक्ष के साथ उठाया है। नेपाली सरकार द्वारा नक्शा दिखाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच उग्र सीमा रेखा के बीच की घटना सामने आई है। नेपाली प्रदेशों के रूप में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा के क्षेत्र। भारत इस बात को बनाए रखता है कि उत्तराखंड में नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्र इससे संबंधित है। शनिवार को नेपाली संसद के प्रतिनिधि सभा या निचले सदन ने सर्वसम्मति से एक संविधान संशोधन बिल प्रदान किया, अपने नए मानचित्र के लिए कानूनी समर्थन के लिए। वोडाफोन आइडिया फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड को 103 करोड़ रुपए का ब्याज देता है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने रविवार को कहा कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने लगभग 103 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान किया है और यह राशि अलग अलग विभागों में उनकी होल्डिंग के अनुपात में निवेशकों के बीच वितरित की जाएगी। 6FT योजनाओं ने VIL अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड में निवेश किया था। फंड लो ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, क्रेडिट रिस्क फंड, डायनेमिक एक्यूरेट फंड और इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड 24 जनवरी को वोडाफोन आइडिया द्वारा योजनाओं में जारी सिक्योरिटीज़ को कुल पोर्टफोलियो से अलग कर दिया गया था। अलग अलग व्यतीत संपत्तियों को अलग अलग तरल संपत्तियों से व्यतीत, अशिक्षित और कठोर से मूल्य वाली संपत्तियों से अलग करने के लिए बनाया गया है। फंड हाउस VIL में 2000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ साथ VIL सिक्योरिटीज़ में निवेश को 0 तक चिन्हित किया था। राजस्थान जरूरत पड़ने पर प्रतिदिन 5000 कोविड-19 परीक्षणों के साथ पड़ोसी राज्यों की मदद कर सकता है, CM अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली को 5000 कोरोना वायरस परीक्षण करने की सुविधा दे सकती है। गहलोत ने एक बयान में कहा, क्षमता पहले 0 थी, लेकिन अब राज्य में प्रतिदिन 15,000 से अधिक परीक्षण हो गए हैं। सरकार इस समस्या के समय में पड़ोसी राज्यों का समर्थन करने के लिए तैयार है।
इधर गहलोत ने कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की और कहा कि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि इस महत्वपूर्ण समय में कोविड-19 महामारी से लोगों की जान बचाई जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और अधिकारियों को निर्देश दिया है राज्य में आगे की स्क्रीनिंग की व्यवस्था जारी रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनलॉक 1 के बाद यह देखा गया है कि लोग बहुत गंभीरता के साथ नहीं रह रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि जो कोई भी अन्य नियमों का उल्लंघन करता है, जिसमें फेस मास्क पहनना और सामाजिक दूर करने के मानदंड शामिल हैं, के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए कि नियमों की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी कोविड तरंग आशंका पर सेंसेक्स 552 अंक। इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स ने सोमवार को 552 अंकों की गिरावट दर्ज की। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच वित्तीय शेयरों में भारी नुकसान से घबराए। सत्र के दौरान 857 अंक से अधिक डूबने के बाद 30 शेयर सूचकांक 552 अंक या 1.63% कम हो गया, 33,228.80 पर। इसी तरह NSE निफ्टी 159.20 अंक या 1.60% की गिरावट के साथ 9,813.70 पर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक सेंसेक्स पैक में शीर्ष पर रहा, लगभग 7% की तेजी एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, NTPC, टाटा के बाद इस्पात, ITC और HDFC बैंक। दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज, HCL टेक, सन फार्मा और ONGC के लाभार्थियों में से एक थे। कोरोना वायरस के मामलों की दूसरी लहर की आशंका पर वैश्विक संकेतों के नकारात्मक संकेतों पर नरेट सोलंकी ने कारोबार किया। हेड इक्विटी रिसर्च फंडामेंटल आनंद राठी ने कहा कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में घातक बीमारी वापस आ रही है। आर्थिक सुधार के बारे में निवेशक आशावाद फीका पड़ने लगा है। व्यापारियों ने कहा, बीमारी से जुड़े मामलों की संख्या दुनिया 79 लाख को पार कर चुकी है और मरने वालों की संख्या 4.33 लाख है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में संक्रमण की संख्या बढ़कर 3.32 लाख हो गई है और मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,520 हो गई। 4.4 तीव्रता का एक और भूकंप गुजरात के राजकोट में 24 घंटे से भी कम समय में हमला कर दिया। गुजरात के राजकोट जिले में 5.3 तीव्रता के भूकंप की एक दिन बाद सोमवार दोपहर को 4.4 तीव्रता वाला एक और भूकंप जिले में आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार राजकोट जिले के 82 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में भूकंप आया। इसकी गहराई 13 किलोमीटर थी और ये दोपहर 12:57 पर हुआ। अब तक किसी के हताहत होने या संपत्तियों के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। रविवार की रात रिक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता का भूकंप आया था। अहमदाबाद सहित राज्य के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS के अनुसार भूकंप राजकोट के उत्तर पश्चिमोत्तर NNW में रात 8:13 पर आया। तब ऊपर के 5 भूकंप आए। रिक्टर स्केल पर 3.0 जम्मू और कश्मीर में कटारा से टकराया है। हाल ही में 3.9 परिमाण में से एक सोमवार सुबह 6:31 पर दर्ज किया गया। यात्रा केंद्र शासित प्रदेश में एक छोटा सा शहर है जहां माता वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। महाराष्ट्र कोविड-19 मामलों में 3,390 से 1,07,958 स्पाइक से 3,950 की मौत। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र में रविवार को 3,390 नए कोविड-19 के मामले और मुंबई में 69 सहित 120 मौतें हुई। कुल मामले की संख्या 1,07,958 और घातक संख्या 3,950 हो गई। राज्य में 53,017 हैं। उन्होंने कहा, दिन में अस्पतालों से कुल 1,632 रोगियों को छुट्टी दे दी गई। बरामद मामलों की संख्या को 50,978 तक ले जाया गया। मुंबई में अब 2,182 मौतों के साथ 58,226 मामलों के लिए खातों की संख्या, सक्रिय मामलों की संख्या 29,050 है और 26,986 120 लोगों की मौतों के बाद 69 लोग मुंबई से, 11 पुणे से और जलगांव से, 7 औरंगाबाद से, 5 उल्लासनगर से, 4 ठाणे से, सोलापुर से, 3 अकोला और उस्मानाबाद से 2-2। एक से एक अधिकारी ने कहा, पालघर, वसई, विरार और रत्नागिरी। 120 मौतों में से 43 पिछले 2 दिनों में हुई, बाकी 77 मौतें पहले हुई थी। उन्होंने कहा, बॉम्बे HC ने एयरलाइंस को यात्रियों को उड़ाने में मध्य सीटों पर कब्जा करने की अनुमति दी।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को सभी उड़ान ऑपरेटरों को यात्रियों को उड़ाने में मध्य सीटों पर कब्जा करने की अनुमति दी, लेकिन कहा कि उन्हें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (TGCA) के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। जस्टिस एच.जे. कथावाला और एस.पी. तवाड़े की खंडपीठ ने एयर इंडिया के पायलट देवेन कानानी द्वारा दायर याचिका में उठाए गए अंशों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों की मध्य सीटें खाली रखी जानी चाहिए। प्रथम दृष्टया देखें कि कोविड-19 वायरस के साथ विमान की योग्यता बोर्ड के संबंध में पर यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को पर्याप्त ध्यान रखा जाता है। भले ही विमान की मध्य सीट यात्री भार और सीट के हिसाब से खाली न रखी गई तो क्षमता, अदालत ने कहा। भारत बातचीत के जरिए नेपाल के साथ गलतफहमी सुलझाएगा: राजनाथ। ये कहते हुए कि लिपुलेख दर्रे तक भारत द्वारा निर्मित सड़क अपने क्षेत्र में बहुत अधिक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने बातचीत के माध्यम से नेपाल के साथ संबंधों में गलतफहमी को दूर करने में विश्वास किया। उत्तराखंड सिंह के साथ एक आभासी रैली में दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि वे रोटी और बेटी से एक साथ बंधे थे और दुनिया की कोई भी शक्ति इसे नहीं तोड़ सकती। हमारे राष्ट्र केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक भी है और भारत इसे कभी नहीं भूल सकता, उन्होंने कहा। भारत और नेपाल के बीच संबंध कैसे टूट सकते हैं? नेपाल की संसद ने शनिवार को सर्वसम्मति से देश के नए राजनीतिक मानचित्र को अद्यतन करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए मतदान किया, जिसके साथ सीमा पर 3 राजनीतिक प्रमुख क्षेत्रों पर दावा किया गया था। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।